अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल कुछ पढ़ाई की आपने घर जाके? मैंने होमवर्क भी दिया था। जो उम्मीद है आपने पूरी ईमानदारी से अच्छे तरीके से आपने उन प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। जैसा मैंने कहा था कि सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, वो चल रहा था हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का, और भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक है हमारे जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन का। ओके, वेरी गुड। चलिए, इतना तो हमें याद है। इस संविधान की विशेषताओं से हमें क्या क्या प्रश्न दिए थे अभ्यास प्रश्नों पर। सबसे पहले बात करते हैं आपके होमवर्क के प्रश्नों पर। वो है समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। हाँ जी, संघ या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या किसी का भी नहीं। मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल सही किया होगा। क्या आंसर है इसका? ये है दोनों। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए, दोनों में टकराहट होती है तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का। यस, ये भी हम याद रखें। भारतीय संविधान द्वारा यूएसए से क्या नहीं ग्रहण किया हुआ है? उम्मीद है आपने प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग या आपातकालीन प्रावधान। हाँ जी, इसका क्या सही आंसर किया? आपातकालीन प्रावधान, जो कि हमने कहां से लिए हैं ये भी तो बताना जरूरी है। जो हमने लिए हैं जर्मनी से। वेरी गुड, आगे चलते हैं। संविधान में संशोधन द्वारा कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? और इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा कि मूल रूप से कितनी थी। 1, 2, 3 और 4। तो मूल रूप से कितनी थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12। इसका मतलब अगर मेरी गणित सही है तो इसका सही जवाब है 4, यानी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। हाँ जी, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर है। जी हाँ, यहाँ प्रश्न में आप जरूर थोड़े से अटके होंगे। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न भी है। देखिए, पहली बात है संवैधानिकता। संवैधानिकता का मतलब है क्या ये संविधान में है या नहीं है। तो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक दोनों संविधान में है ना? बिल्कुल। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निदेशक तत्व हैं। इसका मतलब इस पे तो कोई बात ही नहीं है, ये तो दोनों में कॉमन है। दूसरा है मूलतः संविधान का भाग। मूल रूप से ही थे, दोबारा संशोधन के द्वारा तो नहीं जोड़ा गया ना मौलिक अधिकारों को जोड़ा, ना हमने नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा। हाँ, कर्तव्यों को जरूर हमने बाद में शामिल किया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा जो है वो है न्यायालय में प्रवर्तनीयता। प्रवर्तनीय शब्द हमने कल पढ़ा था, जिसके लिए हम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार यदि हमारे टूटते हैं, उनका उल्लंघन होता है, तो क्या हम न्यायालय में संरक्षण के लिए जा सकते हैं? न्यायालय इनको लागू करवा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है, जिसे हम आर्टिकल 32 में, याद है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में शामिल करते हैं। लेकिन नीति निदेशक तत्वों के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्य को सौंपे गए कर्तव्य हैं कि फ्यूचर में आप ये करेंगे। इनके उल्लंघन पर न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल क्लियर है। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, जबकि नीति निदेशक वाद योग्य नहीं है। और इसी बात का इन दोनों में अंतर है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, न्यायालय में प्रवर्तनीयता। हाँ जी। संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। अब संप्रभुता किस में निहित है? संविधान की बात कर रहे हैं हम। सरकार, जनता, न्यायपालिका और कार्यपालिका। यदि आपको हमारे संविधान की पहली विशेषता याद है, हम भारत के लोग, जिसमें अंतिम शक्ति किस में निहित है? जनता में। तो संप्रभुता जनता में निहित है। उम्मीद है आपने ये प्रश्न अच्छे से सॉल्व किए होंगे। अब हम बात करते हैं संविधान में आगे की विशेषताओं पर। देखिए, अगली जो विशेषता है संविधान की, वो है हमारी संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारे देश की शासन प्रणाली को बता रहा है। अब संसदीय शासन प्रणाली जो हमने ब्रिटेन से ली है, हमने बात की थी, ब्रिटेन विश्व में संसदों की जननी है। अब इसके मायने क्या होते हैं? देखो, इसकी 3 प्रमुख बातें हैं संसदीय शासन प्रणाली, जिसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। सबसे पहला, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही चुनी जाती है। ये कार्यपालिका, ये व्यवस्थापिका, कुछ भारी भरकम सा शब्द लग सकता है। सामान्य रूप से देखें, ये हमारी मंत्री परिषद, मंत्रियों का समूह, और व्यवस्थापिका जैसे हमारे देश में, हमारे केंद्र में हमारी है संसद। तो जो मंत्री है वो संसद का ही भाग है।
मंत्री संसद में से ही चुना जा रहा है, वो सांसद है जिसको हमने वोट दिया, एमपी, उसी में से मंत्री को चुना जा रहा है, उसी में से मंत्री नियुक्त हो रहा है। या तो उस वक्त वो सदस्य हो, नहीं तो 6 महीने में सदस्य बनना जरूरी होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेष बात होती है कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही चुनी जा रही है। इसका मतलब मंत्री परिषद इस संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। दोनों एक के भीतर एक है, विशेष बात, जैसे भारत और ब्रिटेन में। दूसरी है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। अब जब व्यवस्थापिका में से ये चुनी जा रही है तो कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी होगी स्वाभाविक रूप से। जब व्यवस्थापिका इसको हटा भी सकती है, पद से, जिसे हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं कि मंत्री परिषद के विरुद्ध ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव और उसको पद छोड़ना पड़ेगा, मंत्रियों को अपना पद त्याग करना पड़ेगा यदि लोकसभा ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाती है, जो कि हमारी संसद का भाग है। तीसरी विशेष बात होती है कार्यपालिका उसमें दोहरी होती है, दोहरी कार्यपालिका, जिसमें एक नाम मात्र की है, ये हम जानते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका नाम मात्र में कौन है? राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका में मंत्री परिषद। इसी कार्यपालिका की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो जिसमें राष्ट्रपति को तो हटा दीजिए, राष्ट्रपति को अलग रखिए, लेकिन ये मंत्री परिषद जो चुनी जा रही है वो व्यवस्थापिका में से चुनी जा रही है। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि यदि नाम मात्र राष्ट्रपति है और वास्तविक मंत्री परिषद है तो प्रधानमंत्री क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि कई जगह हम पढ़ते हैं कि हमारी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। अब आप ध्यान से इस चीज को देखें, मंत्री परिषद में तो स्वमेव अपने आप ही प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। मंत्रियों के मुखिया कौन? प्रधानमंत्री ना। तो मंत्री परिषद के नेता हैं, प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, तो अपने आप ही शामिल हो जाएंगे। एग्जाम में यदि प्रश्न आता है कि हमारी वास्तविक कार्यपालिका है तो हमारा जवाब होना चाहिए मंत्री परिषद। यदि मंत्री परिषद ऑप्शन में नहीं है तब हम चुनेंगे ऑप्शन प्रधानमंत्री। लेकिन यदि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद दोनों ही हमारे ऑप्शन में है तो हम मंत्री परिषद को टिक करेंगे। ये हमारा सही जवाब होगा। सबसे उपयुक्त जवाब ढूंढा जाता है हमारे कंपटीशन के एग्जाम में। प्रधानमंत्री गलत नहीं है आपका जवाब, लेकिन मंत्री परिषद सबसे उपयुक्त और सबसे सही जवाब है क्योंकि प्रधानमंत्री उसमें शामिल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हमारी संसदीय शासन प्रणाली थी जो भारत में थी। 3 विशेष बातें हमने पढ़ी और अब हम देखते हैं कि भारत का जो प्रणाली है, शासन प्रणाली है, हमारे संवैधानिक विशेषताओं में वो संघात्मक, संघ और एकात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है। देखिए, अद्भुत संयोग इसलिए बोला है क्योंकि संघ के मायने होते हैं संघ, यूनियन, जहां पर सब जुड़ाव की बात करते हैं, जहां पर सारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हमारे जुड़े हुए हैं। संघ बना, यूनियन बना, लेकिन उन सबका अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस भी होता है, अलग अलग अस्तित्व भी होता है। तभी उस संघ के मायने होते हैं, क्योंकि अगर उसमें सारे देश में सारे राज्य आपस में मिलेंगे और वो एक राज्य का निर्माण करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन उन राज्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है। देखिए, इसीलिए तो हम अपने राज्य में मुख्यमंत्री खुद चुन रहे हैं, हम विधायक खुद चुन रहे हैं अपने राज्य के, केंद्र के द्वारा नहीं आ रहे। हम केंद्र सरकार है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अपनी राज्यों की अपनी राज्य सरकारें हैं, राज्यों की अपनी शक्तियां हैं, राज्य की सूची है जो कि संविधान में दे रखी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एकात्मकता, इसका मतलब होता है एक देखिए, शब्द के मायने समझिए। एकात्मक यानी सारी शक्तियां जो हैं, सारी शक्तियां केंद्र में सीमित हैं, केंद्रीकृत हैं, ये सारी शक्तियां इसके भीतर हैं। इसका मतलब सारे अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। राज्यों को तो ये अधिकार दे रहा है, यहाँ राज्य अगर हम माने तो राज्य को ये अधिकार दे रहा है, जबकि अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है। भारत में राज्यों को जो अधिकार दिए हैं वो संविधान ने दिए हैं, केंद्र को भी दिए हैं और राज्य को भी अधिकार दिए हैं। जबकि एकात्मक प्रणाली जो संपूर्ण रूप से एकात्मक होती है, वहां पर केंद्र शक्तिशाली है। और यदि हम संघ की बात करें तो संघ में सारे राज्य अलग अलग होते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम यहाँ संयोग की, दोनों के बीच अद्भुत संयोग है। इसका मतलब हमारी शासन प्रणाली में कुछ ऐसे तत्व हैं जो संघात्मकता का प्रतीक है और कुछ ऐसे तत्व हैं जो एकात्मकता का प्रतीक है। यही बात तो हमें समझनी है। देखते हैं क्या क्या है वो तत्व। देखिए, सबसे पहली बात, संघात्मक में भारत राज्यों का एक संघ है। हमने अपने लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि फेडरेशन से बहुत अलग है। राज्यों मिलकर एक यूनियन का, यूनियन में यूनिटी ज्यादा है, यूनियन का निर्माण करते हैं और संविधान का अनुच्छेद 1 ही इस बात को कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरी बात, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन हमारी संघात्मक व्यवस्था को स्पष्ट कर रहा है, जिसकी हमने अभी बात करी। शक्तियां बटी हुई हैं,
ये देखिए, ये संविधान है, संविधान ही केंद्र को शक्तियां दे रहा है और ये संविधान ही राज्य को शक्तियां दे रही है। केंद्र सूची और केंद्र सूची और हमारी राज्य सूची, दोनों में शक्तियां आपस में बटी हुई हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। अगला जो है वो है लिखित संविधान। देखिए, जब हम शक्तियों का विभाजन कर रहे हैं तो सिर्फ कहने भर से ये विभाजन नहीं है, इसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या है, वो है हमारा संविधान। तो ये विभाजन एक लिखित संविधान के द्वारा होता है। ये संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता होती है, क्योंकि संविधान लिखित के अलावा अलिखित स्वरूप में भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, तो वहां पर संघात्मक व्यवस्था भी नहीं है ना। तो जहां पर संविधान लिखित, जहां संघात्मक शासन प्रणाली है, वहां संविधान का लिखित होना मस्ट है, अनिवार्य है। और तीसरी बात स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है, क्योंकि जहां पर शक्तियां हैं, शक्तियों का बंटवारा है, संविधान में लिखा हुआ है, टकराहट होना स्वाभाविक है। कभी तो केंद्र और राज्य आपस में टकराएंगे, कभी दूसरे राज्य, अलग अलग राज्य आपस में टकराएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि एक न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। तो इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। तो संघात्मक शासन प्रणाली की ये विशेषताएं जो हमारे भारतीय संविधान में हमें दिखाई देती हैं, क्या क्या है? शक्ति विभाजन, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। अब हम बात करें यदि एकात्मक तत्वों की। ये संघात्मक तत्व थे, अब एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं? एक हरी नागरिकता है। जब हमने बात करी कि संघ का मतलब होता है केंद्र और उसके अंदर अलग अलग राज्य जिनकी अपनी स्वतंत्रताएं हैं, बावजूद इसकी राज्य जो हैं उनकी अपनी कोई नागरिकता भारत देश में नहीं है। नागरिकता कैसी है? एक हरी, एकल, सिंगल, एक ही नागरिक है, वो है पूरे देश का एक नागरिक होना, एक हरी नागरिकता है। तो ये कैसा तत्व हुआ? एकात्मकता का तत्व, पूरा देश एक है। आप देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, ये सेवाएं आपने जरूर सुनी होगी। प्रशासन में जाने का हम सबका सपना भी होता है। आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विस है बच्चों ये, एफएस, आईएफएस, क्योंकि आईएफएस एक भारतीय विदेश सेवा भी होती है जो कि हमारी सेंट्रल सर्विस है, लेकिन भारतीय वन सेवा हमारी अखिल भारतीय सेवा है। और फिर ये है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। अब देखिए, अखिल का मतलब होता है पूरा, पूरे देश में। तो जो आईएएस सेलेक्ट होता है व्यक्ति, जो भी बच्चा रिक्रूट होता है, जिसकी भर्ती होती है, वो कहाँ काम करता है? वो राज्य मिलते हैं। जैसे यदि केंद्र से नियुक्ति हुई और उसके बाद उसे राजस्थान राज्य मिला, तो राजस्थान राज्य के कैडर में वो काम कर रहे हैं। ये सभी अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं, ये पूरे देश में इसी रूप से काम करते हैं। तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट तो केंद्र के द्वारा, लेकिन कार्य कहाँ कर रहे हैं? राज्यों में। और किसका? राज्य सरकार इन पर, चूंकि तबादला इनके हाथों में होता है, इस प्रकार ये राज्य सरकार के निर्देशों से भी कार्य कर रहे हैं। तो ये फिर से एकात्मकता हुआ, क्योंकि यहाँ पर यदि हम आईपीएस की बात करें तो राज्य के पुलिस का सबसे बड़ा जो मुखिया होता है वो एक आईपीएस होता है। राज्य की यदि सचिव की बात करें, चीफ सेक्रेटरी की बात करें, वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो इस प्रकार राज्य के प्रमुख कर्मचारी वो हैं जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एकात्मक तत्व को बता रहे हैं कि हमने, राज्य ने अपने अधिकारियों को अपने सर्वोच्च पद पर न रखकर केंद्र द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को सर्वोच्च पदों पर रखा है। आगे देखते हैं एकीकृत न्यायपालिका। देखिए, यहाँ शब्द है एकीकृत, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक ही संरचना के भीतर, एक ही संरचना के भीतर। अब देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं अगर हम एक ही संरचना हो न्यायपालिका की, तो सबसे ऊपर हमारे यहाँ केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, और राज्यों की बात करें तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और उसके बाद नीचे अपने अधीनस्थ न्यायालय हैं, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, जिसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये इंटीग्रेटेड है, एक ही संरचना में जुड़े हुए हैं। यदि हम हाई कोर्ट के फैसलों से संतुष्ट नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय, इसके मायने ये नहीं कि ये राज्य का अंतिम न्यायालय है, राज्य के लिए तो ये अंतिम ही है, नो डाउट, लेकिन इस उच्च न्यायालय के विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका का अपना एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर शब्द है एकीकृत। तो कहीं ना कहीं ये भी एकात्मक तत्वों को ही परिचायक है कि यहाँ पर न्यायपालिका राज्यों की अपनी सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं है, ना? इस रूप में हुआ ना, ये राज्यों के जो उच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ के न्यायालय के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसके एकात्मक तत्वों को बताते हैं। आगे देखते हैं
और एकात्मक तत्वों में क्या शामिल है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है। हमने विधायकों की बात करी, लेकिन बात यदि हम गवर्नर की करें, हाँ जी, राजस्थान के गवर्नर हैं आपके सामने, ये दिख रहे, कौन है ये, नाम बता सकते हैं, याद है आपको? ये श्री कल्याण सिंह जी, हमारे राजस्थान राज्य के गवर्नर। और राष्ट्रपति नाम हम जानते हैं, श्री रामनाथ कोविंद। ये नियुक्ति करते हैं किसमें? राज्यों में। इसका मतलब राज्य खुद अपने राज्यपाल को नहीं चुन रहा, ना ही नियुक्त कर रहा, लेकिन केंद्र के द्वारा यहाँ पर राज्यपाल भेजे जा रहे हैं। तो ये संघात्मक व्यवस्था में ऐसा होता है कि राज्यों में खुद गवर्नर को चुना जा रहा है, जैसे अमेरिका। लेकिन हमने बात करी है ना कि ये अद्भुत संयोग है, कुछ विशेषताएं संघ की और कुछ एकात्मकता की। आगे देखते हैं। अब देखिए, समवर्ती सूची पर केंद्र की प्रमुखता और है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त। देखो, समवर्ती सूची पर हमने बात की थी कल की क्लास में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस पर केंद्र की प्रमुखता है, टकराहट होने पर केंद्र ये मान्य है। ये देखो ना आप, देखिए बड़ा ही दिख रहा है, शक्तिशाली भी ज्यादा दिख रहा है आपके सामने, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और दूसरी बात है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त है। अवशिष्ट के मायने होते हैं बची हुई शक्तियां, वो शक्तियां, वो कार्य जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्थान नहीं है, या वो प्रासंगिकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वो शक्ति या कार्य है, तो वो केंद्र को सौंपा गया है। यानी जिनका वर्णन सूचियों में नहीं है, उसके अलावा जो भी शक्तियां होंगी भविष्य तक, वो सारी शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। इसका मतलब केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। तो बात आ जाती है एकात्मक तत्वों की। एकात्मक का मतलब होता है जहां पर केंद्रीकृत है, जहां पर केंद्र अधिक शक्तिशाली भूमिका में है। और इसके बाद है आपातकाल में एकात्मक व्यवस्था। ये इमरजेंसी, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी लगती है 352, जो हम आगे राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे देश की व्यवस्था कैसी हो जाती है? वो सब केंद्र में सीमित हो जाते हैं। सारे कानून जो राज्य बनाना चाहता है, उनको केंद्र से परमिशन लेनी होती है। तो ये फिर से कैसा हो गया? एकात्मक तत्व हो गए। तो इस प्रकार हमारा संविधान, आपने समझा कि संघात्मक और एकात्मक दोनों का ये अद्भुत संयोग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें यूनिटी ज्यादा दिखती है, इसलिए हमने यूनियन शब्द का इसमें इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और हमें कितना याद रहा। लेट्स सी। भारतीय संघ का कौन सा लक्षण संघीय शासन प्रणाली से संबंधित नहीं है? देखिए, हम शब्द भी डाल रहे हैं भारतीय संघ और लिख भी रहे हैं संघीय शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब वो लक्षण जो एकात्मकता से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। शक्ति विभाजन पूरी तरह से संघात्मक, ओके। लिखित संविधान, एकल नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका, हाँ जी, क्या होना चाहिए? वो है एकल नागरिकता। देखो, मैंने आपसे बताया, आप इसको कनेक्ट करके रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। विभाजन है तो संविधान में लिखा हुआ होगा, और जब विभाजन है तो टकराहट होगी और न्यायपालिका को आना ही पड़ेगा। बस ये 3 पॉइंट हम संघात्मकता से रिलेटेड इस तरह से कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखें तो आपको सुविधा रहेगी। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय सेवा नहीं है, कौन सी? भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय विदेश सेवा IFS और भारतीय वन सेवा फिर से IFS। हाँ जी, कौन सी नहीं है ये? ये है भारतीय विदेश सेवा, जिस पर मैंने बात की थी। ये 3 तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और ये हमारी सेंट्रल सर्विस है, हमारी केंद्रीय सेवाएं हैं। हाँ जी, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, उत्तरदायी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और मंत्री परिषद संसद का ही भाग होती है। हाँ जी, देखिए ये आंसर आपका सही है, दोनों के बीच में पृथक्करण है। देखिए एक डायग्राम, पिक्टोरियल, ये देखिए हमने अपनी क्लासेस में इसको इतना पिक्टोरियल है, इस पीपीटी के थ्रू बनाने की कोशिश इसलिए की है ताकि ये दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर आपको ये डायग्राम याद होगा, इसको बस एग्जैक्टली याद रखिए। ये है हमारी संसदीय शासन प्रणाली, जहां पर हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका हमारी व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर से जुड़ी हुई है। हर वो देश संसदीय प्रणाली कहलाती है। जहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग हैं, वो संसदीय प्रणाली नहीं है। देखिए इसी पृथक्करण की बात कर रहा है। जैसे अमेरिका में, वहां पर मंत्री संसद का भाग नहीं होते, वहां मंत्रियों को सचिव कहा जाता है और संसद को कांग्रेस, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। लेकिन भारत में तो ऐसा है, तो इस चीज को हम ध्यान रखें। अब जब चूंकि ये इसका भाग है तो ये उत्तरदायी भी होगा, ये भी देखिए इसी से जुड़ा हुआ है, दोनों कनेक्टेड है। अब दूसरी बात आती है दोहरी कार्यपालिका,
जहां पर एग्जीक्यूटिव 2 हैं, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। ये विशेष बात होती है संसदीय की। तो इस तरह से हम इनको याद रखें। इस डायग्राम के थ्रू इसको दिमाग में अगर हम फिट रखेंगे तो हम इस प्रश्न को कभी भी गलत नहीं कर सकते और ये हमेशा याद रहेगा हमें। भारतीय संविधान की एकात्मकता का तत्व नहीं है। लिखित संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। देखिए 3 इसमें से ऐसे हैं जो एकात्मकता का तत्व है और चौथा जो लिखित संविधान है वो एकात्मकता से जुड़ा हुआ नहीं है। भारत में भले से ही है लेकिन इसको एकात्मक नहीं माना जाएगा। संविधान लिखा हुआ है, नो डाउट, लिखा हुआ होना इसका संघात्मकता का लक्षण है, ना कि एकात्मकता का। आगे देखते हैं, एकीकृत न्यायपालिका से तात्पर्य है। हाँ जी, देखिए सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायिक संस्था है। हाँ है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, बिल्कुल है। न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार है, बिल्कुल है। और उपयुक्त सभी। देखिए कथन तो सारे ही सत्य हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है एकीकृत न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है, जो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायिक संस्था है। राज्यों की अपनी उच्चतम न्यायिक संस्थाएं उच्च न्यायालय नहीं है, वो सर्वोच्च न्यायालय की संरचना का ही एक भाग है। एक नया शब्द हमारे पास है, न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन शब्द को यदि हम तोड़ दें तो इसका मतलब होता है दोबारा से अवलोकन करना, दोबारा से जांचना, दोबारा से देखना कि संसद कोई कानून बना रही है तो कहीं वो संविधान के परे तो नहीं चली गई, अतिक्रमण तो नहीं कर लिया, या प्रशासन यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ये अधिकार किसके पास है? हमारी न्यायपालिका के पास। और उसके इसी अधिकार को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। इसके साथ साथ न्यायपालिका यह भी देखती है कि उसने जो पहले निर्णय लिए थे, पहले समय में जो उसने निर्णय लिए थे वो आज समय में प्रासंगिक हैं कि नहीं, कहीं उनमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन की जरूरत तो नहीं है। इसको भी देखना न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आता है। तो ये न्यायपालिका का क्षेत्र है, अधिकार है, लेकिन इसका एकीकृत न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं है। एक चीज और हम ध्यान रखें, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध यदि हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं और उसके खिलाफ, यानी उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय यदि उसे बदल देता है तो वो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कहलाता। अपने ही निर्णयों को बदलना न्यायिक पुनरावलोकन है। ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान रखें, कंफ्यूजन मत रखिएगा इस बात को लेकर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य। अब देखिए साम्यवादी, हमने समाजवादी पढ़ा था जहां पर समाज का होल्ड है। यहाँ पर साम्यवादी राज्यों में एक्चुअली राज्य डोमिनेंट हो जाता है, कुछ प्रभुत्वशाली हो जाता है ना, जो इस रूप में नहीं है। बाकी सब हमारे इसमें शामिल किए गए तत्व हैं। अब आगे गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। हाँ जी, ये हमारी संविधान की जो विशेषताएं थी ये हमने पढ़ी, पॉइंट वाइज 1 by 1 पढ़ी। अब जो प्रश्न जो हमने कल की क्लास में पूछे थे, जो गत परीक्षाओं के, अब उन आंसर को सॉल्व करने का समय आ गया है। देखते हैं, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, हाँ जी, संसद द्विसदनात्मक है, बिल्कुल है। लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति निर्वाचित है। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और शासकीय शक्तियां संघ और राज्य में बटी हुई हैं। भारत को गणराज्य के रूप में, देखिए जैसे ही रिपब्लिक शब्द आए आप अपने दिमाग में सिर्फ राष्ट्रपति का फोटो याद रखें। याद रखें, राष्ट्रपति प्रतीक है हमारे देश में गणराज्य का। और आपका ये जवाब बिल्कुल भी कभी भी गलत नहीं होगा। आपको चीज याद रखेंगे कि जहां पर भी राष्ट्रपति निर्वाचित है हर वो देश गणराज्य कहलाता है। विश्व के सारे देश गणराज्य नहीं है। लोकतंत्र तो है, डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। हाँ जी, अगला देखें, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? देखिए आए हुए प्रश्न कर रहे हैं हम सॉल्व। अब संसद की सर्वोच्चता, बिल्कुल। देखिए जब हम बात उसी डायग्राम पर आते हैं, जब संसद में से ही चुनी जा रही है कार्यपालिका, कार्य करने वाला अंग, तो सर्वोच्च शक्तिशाली अंग है हमारा संसद, सर्वोच्च होती है हमारी। दोहरी कार्यपालिका है, बिल्कुल है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होती है, बहुत सारे लोगों का निकाय होती है। मंत्रिपरिषद, बिल्कुल। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल। अगर हम स्टेटमेंट वाइज देखें तो प्रश्न तो सारे, ऑप्शंस तो सारे सही हैं, लेकिन प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है। आप देखिए, इसका इस संसदीय शासन प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। नो डाउट मंत्रिपरिषद एक बहुल ही है, एक से ज्यादा सदस्य है, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि बहुल कार्यपालिका तो किसी भी प्रकार के देश की शासन व्यवस्था में होती है। मंत्रिपरिषद तो मंत्रियों से मिलकर ही बनते हैं ना, उसका उस संसदीय शासन प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी।
आगे देखते हैं। भारत एक गणराज्य है, क्योंकि देखो ये प्रश्न वापस आया है, मैंने कल भी ये बात कही थी, लेकिन ऑप्शंस में चेंज है। पहला तो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, दूसरा संसद द्विसदनात्मक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है हमारी मंत्रिपरिषद, और चौथा है ऑप्शन नागरिकों के मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, अर्थात संविधान ने मौलिक अधिकार हमें दिए हैं। प्रत्याभूत का मतलब हमें प्रदान किए गए हैं हमें। अब इसमें बार बार हमें रिवीजन की अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं रह गई है, ये हमें अच्छे से ध्यान है कि निर्वाचित राष्ट्रपति अर्थात गणतंत्र, हमारा रिपब्लिक, हमारा गणराज्य। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 3, 4, 4 का और भाग 5। अब तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये है भाग 4 और भाग 3 में मौलिक अधिकार, 4 का में मूल कर्तव्य। हाँ जी, इस तरह से भाग 5 में हमारा संघ, इस तरह से हमारे आगे संविधान में वर्णन है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? देखिए ये प्रश्न हमने संभावित प्रश्नों में भी डाला था, ये रिपीट भी है, गत परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वो है हमारी 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? देखिए किस रूप में प्रश्न पूछा गया है ये आपके एग्जाम में। सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, आप इसे पढ़िएगा और समझिएगा। शासकीय शक्तियों का वितरण यानी विभाजन, शक्तियों का विभाजन, यस। लिखित संविधान, ओके। एकीकृत न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझें, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जहां शक्तियां वितरित हैं, बटी हुई हैं, वो तो संघात्मक है ही। शक्तियां केंद्र के अलग, राज्यों के अलग, और उसके लिए का वर्णन संविधान में है, ओके। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेष बात है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं एकीकृत और न्यायिक पुनरावलोकन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो हम सही जवाब देखते हैं, वो है एकीकृत न्यायपालिका। अब देखते हैं कि पहले ये भी क्यों गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके द्वारा ये दोबारा अवलोकन करने का, दोबारा जांच का अधिकार रखती है। जब एक न्यायपालिका इतने सारे अधिकार रख रही है, इसका मतलब वो बहुत स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। अब देखिए संघात्मक शासन प्रणाली की तीसरी विशेषता में हमने शामिल किया था ना स्वतंत्र न्यायपालिका, तो कहीं ना कहीं ये पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन उस न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी हमारा संघात्मक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एकीकृत न्यायपालिका की, इसका मतलब यदि ये राज्य हैं तो राज्यों का अपना हाई कोर्ट सर्वोच्च नहीं है, ये किसके अधीन है? सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो ये संघात्मक नहीं हुआ ना। यहाँ इसका मतलब कहीं ना कहीं ये केंद्र फिर से शक्तिशाली हो गया, केंद्र में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय वो सर्वोच्च है, तो इसका मतलब एकीकृत न्यायपालिका का जो हमारा ढांचा है, न्यायपालिका स्वतंत्र है नो डाउट, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका का जो ढांचा हमारे यहाँ पर है उसको हम देखें तो वो शुद्ध रूप से संघात्मक नहीं है, वो कहीं ना कहीं केंद्र की ओर ही तो झुका हुआ है, क्योंकि सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। राज्यों में उच्च न्यायालय सर्वोच्च स्थिति में नहीं है, तो यही तो प्रश्न देखिए हमारा पूछा जा रहा है कि सच्चे तौर पे संघात्मक नहीं है, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो संघात्मक है, लेकिन उसका एकीकृत ढांचा उसकी संघात्मकता नहीं बल्कि एकात्मकता को स्पष्ट करता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न आपके आ सकते हैं, बहुत ध्यान से हमें इन्हें समझने की जरूरत है। हाँ जी, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न आपका आया हुआ है, जो है 368, जो स्वयं में परिवर्तन का अधिकार देता है। भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? मैंने आपसे कहा था कल कि ये संविधान जो संशोधन है विशेषकर पंचायतों और नगरियों से रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये संशोधन 42वां, 44वां, 73वां और 74वां, और ये है हमारा 73वां संशोधन। 74वें में जोड़ी गई हमारी नगर पालिकाएं, 42वें में याद है क्या हमने क्या जोड़ा था? हमने जोड़ा था मूल कर्तव्यों को, प्रस्तावना में शब्द जोड़े थे, और 44वां संशोधन जिसके द्वारा हमने अपने मौलिक अधिकार को समाप्त किया था। कंफ्यूजन हो जाता है कई बार 42वें और 44 को लेकर। एक चीज हम ध्यान रखेंगे, 42वें में जोड़ा गया है, चाहे वो कर्तव्य जोड़े गए हों, चाहे वो शब्द जोड़े गए हों, और 44वें में हटाया गया है, जैसे संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो ये चीज क्लियर रखेंगे तो आपको ये फैक्ट भी याद करने में आसानी होगी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा या फ्रांस के संविधान से? और सही जवाब है आयरलैंड। ये सारे संविधान हम
बिल्कुल विदेशी तत्व में पढ़ चुके हैं इसको इस स्लाइड्स में। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, ये बात मैंने जिक्र किया था आपसे, विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए, और जो है अनुच्छेद 370 में। आर्टिकल हमें याद रखना होगा, आर्टिकल 370 वैसे बहुत चर्चा में रहता है, अनुच्छेद 370 आए दिन न्यूज़पेपर में भी इस शब्द का बार बार जिक्र होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा? देखिए ये प्रश्न, इस पर हमने बात की थी, आया हुआ डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू साहब, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये है हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने इसे मूल अधिकारों को और विशेषकर अनुच्छेद 32 को, इसको संविधान की अंतरात्मा कहा था। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित हैं 18 मद, 28 मद, 19 मद और 29 मद। ब्रैकेट में लिखने का मकसद ही ये था कि हम याद रखें कि कितने विषय, मद मतलब मद अर्थात विषय, कितने विषय सौंपे गए हैं, और ये है सही जवाब हमारा 29 मद। ये है 29 मद यानी 29 कार्य, इतने विषय उनको सौंपे गए हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना उद्देशिका। तो ये हमारे संविधान की विशेषताएं जो हमने पढ़ी, इससे रिलेटेड जो आए हुए प्रश्न थे उनको सॉल्व किया। आपने देखा होगा कि हमारे सारे प्रश्न शुरू में पढ़ने में हमें थोड़ा सा कठिन लगते हैं, लेकिन जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो इन्हीं प्रश्नों को दोबारा सॉल्व करें तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं। इसी विशेषताओं के साथ हमारा एक टॉपिक है जुड़ा हुआ, वो है प्रीएम्बल, हमारी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड भी हमारे प्रश्न आ सकते हैं। कुछ बच्चे झंडा लहराते हुए, प्रतीक है हमारे संविधान, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, हम गणतंत्र हुए, हमें लोकतंत्र मिला, उसी का जश्न है ये। अब सबसे पहले हम यही बात करें कि पिछली परीक्षाओं में हमारे प्रीएम्बल से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आए। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये था कि किन शब्दों का हमने प्रयोग किया। दूसरा प्रश्न है संविधान में संशोधन को लेकर कि हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसे हम बोलते हैं, मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में दोनों शब्द आ सकते हैं, या तो प्रस्तावना या उद्देशिका, में कब संशोधन किया गया। अब देखते हैं हम सबसे पहले अपनी प्रीएम्बल को, उसके बाद हम इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपको इनके जवाब पता भी हो, अच्छी बात है, लेकिन हम पढ़ते हैं। देखिए हमारे संविधान का जो पहली बात है वो है प्रस्तावना, फिर 22 भाग थे और फिर अनुसूचियां थी, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको हमें पूरे को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ये है हम भारत के लोग, पहले ही शब्द जिसका हमने बात की थी, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये शब्द देखिए, अगर आप कीवर्ड्स पर ही ध्यान दीजिए, हम भारत के लोग हैं और भारत के स्वरूप की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात क्या हो रही है, न्याय देने की, स्वतंत्रता की, समानता की। ये शब्द हमने अपने संविधान में जोड़े हैं। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। इसके आगे है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हमने किया, जिस दिन हमारे संविधान पे साइन किए संविधान सभा के द्वारा, ये देखिए, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत करना मतलब अंगीकार करना, अपना ही अंग बना लेना, अंगीकृत करना। अधिनियमित मतलब उसे नियम के रूप में लागू कर देना, और आत्मार्पित करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को अर्पित करना। यानी हमने ये संविधान बनाया, हमने इसे अपने आप को अर्पित किया। अब देखिए कुछ शब्द इसमें हाईलाइटेड हैं, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हमारे 3 शब्द हैं। मैं वापस से पिछली स्लाइड पे जाती हूं, आप देखिए, यह है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अगली स्लाइड में है हमारे पास अखंडता। ये 3 शब्द हमारे ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 शब्द हमारे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। 3 जिस पर हमने बात की थी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द हमारे संविधान में 42वें संशोधन 76 द्वारा जोड़े गए। ये एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है। गत परीक्षाओं में पूछे गए हमारे क्या प्रश्न,
थे। अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका अगर हम मूल रूप से देखें उसके ढांचे को, उसकी हमने कीवर्ड्स पर बात करी, तो पता चलता है कि हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी है, कैसा स्वरूप होगा, हमारा देश कैसा होगा, वो लोकतंत्र होगा, वो गणराज्य होगा, वो पंथनिरपेक्ष होगा, वो समाजवाद होगा। अंतिम प्रभुसत्ता किसमें निहित है? लोगों में निहित है। स्वरूप कैसा है, दर्शन कैसा होगा, वो लोगों को क्या दिलाने की बात करता है, किस प्रकार के न्याय की बात करता है, इन सब का जो वर्णन है वो सब एक सार रूप में हमारे उद्देशिका, हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। तो हम इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं जो अभी हमने बात की थी कि कैसे प्रश्न है आए हुए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? अब वापस से देखें, लोग, नागरिकों, लोग और नागरिकों दोनों, ना तो लोग और ना ही नागरिकों। अब आप ध्यान करिए जरा, हमने कैसे, सबसे पहले हमारा दिमाग आता है लोग, क्योंकि हम भारत के लोग। लेकिन थोड़ा सा हम आगे चलें, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, इसका मतलब लोग और नागरिकों दोनों शब्दों का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। इसलिए तो मैंने कहा संविधान को पूरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए आपका प्रश्न इसी रूप में आया हुआ है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 40वां, 44वां, 42वां और 36वां। देखिए ये संशोधन किया गया 42वां संशोधन, और ये कब हुआ? 1976। और क्या क्या शब्द जोड़े गए इसमें? 3 शब्द, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए। ये प्रश्न आपके आए हुए थे। लेकिन और क्या प्रश्न भविष्य में आ सकते हैं, संभावित प्रश्न, हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहला तो हमने वही प्रश्न लिया है जो हाल ही में हुई 11 फरवरी 2018 को रीट की परीक्षा सेकंड लेवल में शामिल किया गया है। अब देखिए वो प्रश्न क्या था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, या संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है? सबसे पहले तो इतना बड़ी भाषा में इतना भारी भरकम सा प्रश्न देख के हम घबरा से जाते हैं कि ये क्या प्रश्न है। लेकिन अब देखिए बहुत आसानी से यदि हम कीवर्ड समझते हैं उस शब्दों को, तो हम बहुत आसानी से इसको समझ गए होंगे कि हम भारत के लोग किसमें निहित है। शुरुआत ही हमने इससे की थी, वो है भारत के लोगों में निहित है। इस तरह से आपका प्रश्न आ सकता है। देखिए आया भी हुआ है, संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियम, नियमित और आत्मार्पित किया गया? अब ये है प्रश्न 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950। हाँ जी, ये बताइए जरा। ये है 26 नवंबर 1949। जानबूझ के मैंने सबसे पहले 26 जनवरी 1950 डाला, क्योंकि जहां हम संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले जो तारीख याद आती है वो आती है 26 जनवरी, जिस दिन हम गणतंत्र बने और हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया था, प्रश्न को कितना भी कॉन्फिडेंट हो दोबारा जरूर पढ़ें, और चारों ऑप्शंस को, चाहे हमारा ऑप्शन पहला ही क्यों ना मिल जाए हमें आंसर में, लेकिन चारों ऑप्शंस को हम ध्यान से पढ़ें। बहुत सारी चीजें हमें परीक्षा के लिए याद रखनी होती हैं। ये आगे देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान था, किस रूप में था देखते हैं। चलिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। दिमाग में सबसे पहले तो यही आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। याद है ना प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य प्रश्न बच्चों 26 जनवरी 1950 से रिलेटेड है कि उस वक्त हमारा भारतीय संविधान कैसा था। आज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये तो बाद में जुड़े। कब जुड़े? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा, है ना। तो प्रश्न को फिर से हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? देखिए प्रश्न भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। भारत और इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। हमें लगता होगा ये सब कुछ कहा जाता है,
और हिंदुस्तान तो हम अपने बहुत सारी मूवीज में इनफैक्ट हम अपने देश को भी हिंदुस्तान शब्द से आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रश्न हमारे संविधान से है। संविधान में हमारे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? वो है भारत तथा इंडिया। पहला ये अनुच्छेद कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बात है। तो यानी भारत और इंडिया दोनों शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है दोनों भाषाओं में। रोमन में भी यही लिखा हुआ है और देवनागरी में भी यही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? गणराज्य, जनवादी, समाजवादी, प्रजातांत्रिक। शब्द पढ़ने से ही अलग लग रहा हुआ एक नया, वो है जनवादी, पीपुल्स नहीं। भले ही जनता है इसमें शामिल, ये ना सोचिए जनवादी यानी जनतंत्री होगा या लोकतंत्र ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रजातांत्रिक हमारा अलग से शब्द हमने दे रखा है। गणराज्य, समाजवादी और प्रजातांत्रिक शब्दशः ये प्रश्न पूछा गया है, इस रूप में है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। हाँ जी, ये भी हमारे प्रियम्बल का भाग है। ये है हमारा धार्मिक न्याय जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त है, लेकिन धार्मिक न्याय एक्चुअली धार्मिक अधिकार हमें दे रखे हैं अलग से। और न्याय का मतलब समानता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी परिस्थितिवश परंपरा स्वरूप उस धर्म के आधार पर न्याय, नो डाउट की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। धर्म के आधार पर कहीं कोई वेरिएशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, किसी भी धर्म को अपना प्रचार करने का अधिकार है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी धर्म अपने साथ या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म का है वो अपने साथ कोई भी ऐसा यंत्र या कोई ऐसा शस्त्र नहीं रख सकता। लेकिन आप जानते हैं हमारे जो सिख धर्म के लोग हैं उन्हें कृपाण धारण करने का अधिकार है। अगर हम न्याय की बात करें तो ये असंगत हो जाएगा, लेकिन वो धारण कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लंट होना चाहिए, बोथरा होना चाहिए, यानी जिससे कहीं कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनके धर्म के प्रतीक के रूप में है। तो इस प्रकार से हम वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ लगाना कि धारण करने का अधिकार है, परंतु ऐसा करना होगा। तो यहाँ पर इस चीज को मैं स्पष्ट कर रही हूँ, यह धार्मिक न्याय को शब्द को शामिल नहीं किया गया इसी वजह से, क्योंकि कुछ धार्मिक परंपराएं अपने अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप में होती हैं, लेकिन सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी को समान अवसर हैं, सभी को समानता, सभी को न्याय प्राप्त है। हाँ जी, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उपनाम के संदर्भ में गलत है। संविधान की उद्देशिका, आत्मा, दर्पण या प्रकृति। हाँ जी, ये है प्रकृति। अब देखिए उपनाम दिया जा रहा है, उपनाम ये पर तो हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में। उद्देशिका दर्पण है, बिल्कुल दिखाती है कि संविधान कैसा है, और संविधान की आत्मा, इस पर हमने बात करी। या कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा मौलिक अधिकारों को लेकर और इसको लेकर। यहाँ पर वो मौलिक अधिकारों को अंतरात्मा बोला था डॉक्टर अंबेडकर ने, वो एक व्यक्ति का कथन था उस मौलिक अधिकारों की, और विशेषकर आर्टिकल 32 की इंपॉर्टेंस को बताने लगे। लेकिन अगर हम संविधान की मूल बात करें, आत्मा या सार की बात करें, तो इसमें हमने शामिल किया है इसको, हमने संविधान की प्रस्तावना को, जो संविधान का सार है। हाँ जी, इस रूप में देखते हैं। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द, ये लिखे हुए शब्द हैं, कीवर्ड्स जो हमने हाईलाइट भी किए थे, ये कहाँ से लिए गए हैं? जापान, यूएसए, ब्रिटेन या फ्रांस? इसका सही जवाब है फ्रांस। और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, जो क्रांति थी वो विश्व प्रसिद्ध क्रांति थी। पूरे देश में उसने ये, पूरे विश्व में इनफैक्ट उसने ये शब्द दिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के, जहां से हमने ग्रहण किए। आपने देखा होगा, अगर आपको पता होगा, अमेरिका में जो एक स्टैच्यू लगा हुआ है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो इसका प्रतीक है। तो ये शब्द भी वहां से, अमेरिका में भी वहीं से ग्रहण किए हुए शब्द हैं। तो सभी देशों के अग्रणी देश है फ्रांस, जहां ने पूरे विश्व के देशों में क्रांति की अलग जगाई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास या आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, अभी हमने न्याय की बात की थी, अब हम यहाँ स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। हमें विचार को अभिव्यक्त करने का, विचार रखने का, अभिव्यक्त करने का और विश्वास रखने का, चाहे वो किसी मान्यता से हो, कोई धर्म से रिलेटेड हो, अधिकार है। लेकिन यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है।
हमने पहले बात की थी ना संपत्ति के मौलिक अधिकार पर कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता यदि हमें मिलती है तो इसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। और व्यक्तिगत इतनी जरूरत, ऐसा नहीं है कि आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हम प्रेफरेंस में देखें तो उसका नंबर काफी बाद में आता है। अगर विकास को मद्देनजर रखा जाए तो कई बार उस स्वतंत्रता को हमें सीमित भी करना पड़ता है। इसलिए हमारी प्रस्तावना में इस शब्द को शामिल नहीं किया गया और इसीलिए हमने संपत्ति के मौलिक अधिकार को भी बाद में समाप्त करना उचित समझा इसी रूप में। देखो प्रस्तावना में नहीं दिया गया था ये शुरुआत में से ही। अब देखते हैं भारत, अगला जो प्रश्न है वो है गणतंत्र को लेकर। एक गणतंत्र है, इसके मायने क्या हुए, इस पर हमने बात करी है कई बार। ऑप्शंस हैं, अंतिम सत्ता जनता में निहित है, सही बात है। भारत राज्यों का संघ है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत मतलब वंश परंपरा के अनुसार। अभी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, अगली बार कोई दूसरे राष्ट्रपति बनेंगे या उन्हीं के वंशज बनेंगे? अगले राष्ट्रपति होंगे जो कि निर्वाचित होंगे। और शासन में जनता की सहभागिता है, यस बिल्कुल है सहभागिता। हम लोग वोट देते हैं, अपने विधायक चुनते हैं, अपने सांसद चुनते हैं, हमारी सहभागिता है। तो ये सारे तो भारत के संदर्भ में है, लेकिन प्रश्न है भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था। इसका मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, निर्वाचित शासन है। निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भाग 5 में, 2 में, 4A में और 6 में। अब देखिए ये 4A, ये आपके सामने आंसर आ ही गया है। और मूल कर्तव्यों को शामिल कब किया गया था भला? 1976। बार बार हम इसलिए रिवीजन कर रहे हैं, देखो संविधान में इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं, इतने सारे भाग हैं, और याद करने का ऐसा तरीका नहीं है कि आज के दिन बैठेंगे और सारे भाग और सब आर्टिकल्स याद कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। जब भी हम किसी भी शब्द को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के साथ दिमाग में तुरंत याद रखिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। जैसे ही हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े, मूल कर्तव्य भाग 4 का, और कब जोड़े गए? 1976 में। किस संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। तो इस रूप में हमने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। हमने पूरे संविधान की विशेषताओं को जाना और संविधान में जो मुख्य भाग हमारी प्रस्तावना है उसके शब्दों को और उसके मायनों को हमने समझा। अब अगली क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे वो संविधान, उस संविधान के अनुसार जो हमारी शासन प्रणाली, जो हमारी राज व्यवस्था चल रही है वो किस रूप में है, हमारी व्यवस्थापिका कार्यपालिका का क्या स्वरूप है, इनमें क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, इनको हम अपनी अगली क्लासेस में डील करेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए।